नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो नेपाल पर एक बार फिर तबाही का खौफनाक साया मंडरा रहा है। जी हां, वो तबाही जिसने अभी 2 दिन पहले सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया था, अब नए और भयानक रूप में तबाही सामने आ सकती है। नेपाल के ऊपर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां इंसान की सांसें थम जाती हैं, वहां एक और ऐसा वाटर बम तैयार हो गया है जो कभी भी नेपाल पर कहर बनकर टूट सकता है। यह ग्लेशियर और टूटी चट्टानों से बना एक ऐसी खतरनाक झील है जिसकी दीवारें टूटने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सोचिए, अगर यह वाटर बम अचानक टूट पड़ा, फट पड़ा, तो क्या होगा। भोटेकोशी से लेकर त्रिशूली और नारायणी नदी तक जो किनारे उसके गांव बसे हुए हैं, जो शहर बसे हुए हैं, जो इंसानी बस्तियां हैं, उनका क्या होगा। क्या फिर वही सब ये भुगतेंगी जो पहले हुआ था। इसलिए इस बार नेपाल सरकार की तैयारी पूरी है। सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काट रहे हैं, लाउड स्पीकर पर चीखती चेतावनी दी जा रही है, और लोग अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर ऊपरी इलाकों में जा रहे हैं। इसलिए आज हम आपको नेपाल में क्या हो रहा है इसकी तस्वीरें दिखाएंगे, और साथ ही दिखाएंगे किस तरह से नेपाल में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो प्रकृति के भीषण प्रकोप से कराह रहे नेपाल की धरती पर प्रलय की दूसरी लहर का खौफनाक साया मंडराने लगा है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे बसे लोग इस वक्त किस मुश्किल में होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तिब्बत सीमा पर हिमस्खलन के बाद छोचेन खोला और पुरपे त्यासपुंग नदी के संगम पर बनी झील अब एक जल बम बन चुकी है, वाटर बम। 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी उस कच्ची झील में उफान मार रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी है, और आशंका है कि अगले 3 दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और इसमें समा जाएगा। यानी झील का आकार और बढ़ जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और झील के दोनों किनारों पर ढीली और खिसकती चट्टानें ये कह रही हैं, ये चेतावनी दे रही हैं कि अगर ये बांध टूटा तो तबाही की दूसरी लहर और भी खतरनाक हो सकती है। ये अंदेशा है, ये आशंका है। और नेपाल पुलिस ने बाढ़ की आशंका के मद्देनजर बहुत गंभीर चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को तत्काल सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान बीच में ही रोकना पड़ा। आपदा की इस घड़ी में हर पल कीमती है, और ऐसे में राहत और बचाव कार्य रुकने से मलबे में दबे लोगों के बचने की उम्मीदें टूट रही हैं। तो दूसरी तरफ झील फटने की लटकती तलवार ने एक नई चुनौती सामने खड़ी कर दी है, और उफनती नदियों के किनारे बसा नेपाल इस समय प्रकृति के सामने बेबस खड़ा है, और हर दिल बस यही दुआ कर रहा है कि तबाही का यह नया सैलाब ना आए। इस बीच हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए नेपाल सरकार ने 29 अगस्त से होने वाली देश भर की सभी परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार की प्राथमिकता इस समय सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। निचले इलाकों में दहशत का माहौल है, और प्रशासन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करते हुए हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। सबै अलि सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। पानीको बहाव बढेको छ भनेर अहिलेदेखि सूचना आएको छ, त्यसैले हामीले अहिले रोकिरहेछौँ। यो तलपट्टि कोही पनि अहिले छैन, सबै खाली गरेको छ। त्यसैले कृपया सबैजना बुझेर आफै पनि अलि परपर सुरक्षित भएर बस्दिनु होला। वो थोड़ा सा क्या बहाव बढ़ के आ रहा है रसवा से, इसलिए यहाँ पर खाली। तो त्रिशूली नदी में पानी बढ़ने वाला है, खाली करवाया जा रहा है, सबको सेफ जगह ले जाया जा रहा है। काम बंद। क्या जानकारी मिली है, क्या आगे खतरा है फिर? आगे से भी ज्यादा बहुत बड़ा बाढ़ आने वाली है, इसलिए सबको अलर्ट कर दिया जा रहा है। सर लोग ऊपर से इन्फॉर्म किया कि उधर ऊपर से बाढ़ बढ़ रहा है, तुम लोग सुरक्षित जगह पे बैठो, अपना मशीन लेके साइड में सुरक्षित जगह पे जाके बैठो, अभी काम मत करना, जब हम लोग बोलेंगे तब शुरू करना, अभी चाहिए सुरक्षित बैठो। हम सुन रहे हैं कि उधर से खोला बढ़ के अभी आ रहा है। तो इस समय सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि नेपाल में इतनी तेज बाढ़ अचानक आई कहां से। आसमान में मूसलाधार बारिश हुई तब भी समझ में आता कि इस तरह की बाढ़ आ सकती है, लेकिन उस इलाके में तो इतनी भारी बारिश भी नहीं हुई थी। तो फिर ये हुआ क्या? 2 दिन से सस्पेंस बना हुआ है।
दरअसल अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक तिब्बत में ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा यहां के लहंदी नदी में गिरा और उसने नदी का रास्ते को रोक लिया और कुछ ही देर में पीछे जहां पे मलबा गिरा था उसके पीछे पानी की एक बहुत बड़ी अस्थायी झील तैयार हो गई। जब पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो यह अस्थायी बांध जो मलबे से बना था वो अचानक फट गया और जमा पानी अचानक नीचे की तरफ आ गया। ये लाखों गैलन पानी और मलबे का यह सैलाब नीचे बहने वाली भोटेकोशी नदी में जा मिला और महज कुछ मिनटों में इसने रौद्र रूप ले लिया। इसके अलावा एक थ्योरी यह भी है कि चूंकि तिब्बत के इस पूरे क्षेत्र में कई ग्लेशियर झीलें हैं, इसलिए मौसम विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या हिमस्खलन किसी पहले से बनी ग्लेशियर झील में गिरा जिससे वो झील अचानक फट गई और ये बाढ़ आ गई। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बुधवार की सुबह 8:37 पर तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र गोसाईकुंड से करीब 47 किलोमीटर उत्तर में था, जिसके बाद करीब 9 बजे के आसपास सुबह भोटेकोशी में अचानक बाढ़ आ गई। इसलिए भूकंप, उसके बाद हिमस्खलन और फिर नदी का रास्ता बंद होने की कड़ियों को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और नेपाल के हाइड्रोलॉजी और मौसम विभाग का कहना है कि नेपाल या तिब्बत के ऊपरी इलाकों में किसी ग्लेशियर झील के फटने की आशंका की जांच की जा रही है। और खास बात यह है कि त्रासदी से 3 दिन पहले तक रसुवा इलाके में कोई भारी बारिश भी नहीं हुई थी और ऐसे में हिमस्खलन से नदी रुकने या ग्लेशियर झील फटने की आशंका ज्यादा मानी जा रही है। तिब्बत के इस पूरे क्षेत्र में कई बहुत बड़ी ग्लेशियर झीलें हैं जिन्हें लेकर चीन ने फिर से चिंता जताई है। आइए अब सुनते हैं इस घटना के बारे में पर्यावरण वैज्ञानिकों का क्या कहना है। The height where we are assuming that ice was broken is about 5,200 meters from the sea level, and then the vertical drop of almost 1,200 meters, and then again the ice might have melted during that drop, and then again it carried several amounts of tons of sediments in that low parts, and then again there was another vertical drops all the way to the rivers, which was about at 3,000 meters. So these very high impact, very high speed have caused the melting of the broken ice and then also carried out the lots of sediments along the way. तो नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ और मलबे के सैलाब ने हर तरफ भीषण तबाही मचाई। प्रलयकारी आपदा ने मरने वालों की संख्या बढ़कर इस वक्त जो बताया जा रहा है वो 550 के आसपास पहुंच चुकी है, उससे ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1000 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच मलबे और नदियों के तेज बहाव में लापता हैं। ये कहां है किसी को नहीं मालूम। जैसे जैसे कीचड़ हटाया जा रहा है, एक के बाद एक बरामद हो रही लाशें इस त्रासदी के भयानक मंजर को बयां कर रही हैं। आपदा का खौफनाक रूप तब सामने आया जब बहकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे शवों को निकाला जाने लगा। चितवन से 221, नवलपरासी ईस्ट से 134, गोरखा जिले से 44, नुवाकोट से 38 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कई जिला अस्पतालों में मुर्दा घरों में अब लाशें रखने तक की जगह नहीं बची है। काठमांडू के अस्पतालों में भर्ती घायलों का इलाज जारी है, जहां बदहवास परिजन अपनों की तस्वीर हाथ में लिए दर दर भटक रहे हैं। इस त्रासदी के बाद से गायब 1000 लोगों में से 517 जो हैं वो विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं, जिसमें से 320 भारतीय नागरिकों का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। यह संख्या बार बार बदल रही है। इस बीच जमीन से लेकर आसमान तक राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों के करीब 10,000 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। दुर्गम और कटे हुए इलाकों से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जिनमें 85 भारतीय सहित कुल 181 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह जो सैलरी है वो आपदा राहत कोष में दान करने का ऐलान किया है और साथ ही वित्त मंत्रालय को पीड़ित परिवारों और कारोबारियों के लिए विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने के आदेश भी दिए गए हैं। नेपाली संसद में विपक्ष के नेता भीष्मराज आंगदेम्बे ने कहा कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति की वजह से यह मौसम ऑपरेशन के लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी हमारी सेना और सभी विभागों की टीमें पूरी कोशिशों में जुटी हुई हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सब के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी ये मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और सब हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब
आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं और आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपनी प्लेस से ठाम से वो सब कीजिए, हम लगे रहे हैं। तो नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग सैकड़ों लोगों के लिए जिंदगी की ढाल बन गई। बाढ़ का पानी, मलबा और चट्टानें जब इलाके में तबाही मचा रही थी, तब करीब 350 लोगों ने इसी सुरंग के भीतर शरण लेकर अपनी जान बचाई। नेपाली सेना ने बहुत मुश्किलों के बाद बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अभियान चलाकर इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरंग के भीतर और आसपास अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें तलाशने और सुरक्षित निकालने के लिए अभियान जारी है। आपको बता दें कि रसूआ जिले में आई बाढ़ के दौरान हालात इतने खतरनाक हो गए थे कि खुले इलाके में रहना लोगों के लिए बहुत जोखिम भरा साबित हो रहा था। तेज बहाव के साथ पानी, मलबा और बड़े बड़े पत्थर आने लगे और इसी दौरान अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित हुई। सुरंग के अंदर मौजूद रहने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर और अन्य लोग बाढ़ की मार से बच सके। ये सुरंग ऐसे समय में उनके लिए सुरक्षा कवच बन गई जब आसपास का इलाका बाढ़ के पानी और मलबे की चपेट में था। वहीं रेस्क्यू के दौरान सेना की टीमों को पानी, मलबे और कठिन रास्तों जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो नेपाल से लेकर तिब्बत तक के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस तबाही के बीच राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नेपाली सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि सड़कें, पुल और घर सब डूब चुके हैं। मलबा अभी भी बाकी है, दलदल अभी भी बाकी है। ऐसे में सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे सीधे मकानों की छतों पर उतर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। जहां रास्ता पूरी तरह से बंद है, वहां रास्ते जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, वहां भी हेलीकॉप्टर के जरिए खाना और मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं नेपाली सेना ने बताया कि उसने अब करीब 800 लोगों को अब तक जो है हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया है या फिर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। तो नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ बस्तियां उजाड़ दी, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगियों का सहारा भी छीन लिया। काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल से लेकर चितवन के भरतपुर अस्पताल तक हर जगह अपनों को ढूंढते बेबस लोगों का जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो उमड़ रहे हैं। अस्पतालों की दीवारों पर टंगी घायलों की सूचियां और मारे गए लोगों की तस्वीरों के आगे पथराई आंखों से लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई मोबाइल स्क्रीन पर अपने परिजन की आखिरी फोटो देखकर लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लापता लोगों का नाम दर्ज कराने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और स्वास्थ्यकर्मी लगातार घायलों के इलाज में जुटे हैं। लेकिन अस्पताल परिसर में पसरा सन्नाटा और अपनों के इंतजार में सिसकते परिजनों की चीखें बयान कर रही हैं कि यह आपदा सिर्फ पानी का सैलाब नहीं, बल्कि जिंदगियों में कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ गई है। आप भी सुनिए अपनों की तलाश में भटक रहे लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरो वीना ब्रदर, ये भाभी हैं आपकी? भाभी नहीं, मेरे भांजी वो दीदी, जीजा। अच्छा, जीजा। तो इस लिस्ट में नाम नहीं है? नाम नहीं है, इसका पापा। मेरे भाई को जैसे तैसे निकालना पड़ेगा। वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से, क्या करे। इसमें नाम नहीं है। जग रहे भाई है, सलामत है, उम्मीद तो है। जो बाढ़ आया हुआ है वहाँ पे मेरा बेटा फंसा हुआ है। ये चालक है, वो वहाँ पे भंसार से 3 किलोमीटर हो रहा आने के खबर मिल रहा था। वो 8:30 बजे तक तो बात हुआ था, उसके बाद बात नहीं हुआ। उसके बाद अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है। तो बुधवार की उस खौफनाक सुबह जो सैलाब आया, उसने बाद में रासुआ की रहने वाली रानी के पूरे परिवार का भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। रानी धर धर भटक रही है। अपनों की तलाश में बदहवास भटकते सैकड़ों परिवारों का दर्द क्या होता है, रानी की ये जो आंसू हैं वो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। सांसें अटकी हैं, लेकिन उम्मीद की पतली सी डोर थामे वो अपनी माँ को, अपनों को जिंदा रखने की, देखने की आस अभी भी बनाए हुए हैं। आप भी सुनिए रानी ने अपना दर्द कैसे बयां किया। थाहा छैन दाइ कहिले भेट्छ के थाहा छैन। मम्मी 3टा बहिनी, एउटा छोरी, 5जना घरको लापत्ता छ। बाबा
अब भाई उता सामान किन जानु भएको थियो ठुलो गाउँ उता बस्नु भएको छ। अभी आगे आगे एक जगह है, वहाँ लिस्ट लगी है, जाके देखो वहाँ। हमारा फैमिली का नाम नहीं है दवाई वहाँ पर। देखा आपने? देखा, फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे 3 दिन भइसक्यो केही थाहा छैन, कहिले भेट्छ हाम्रो फ्यामिली। हाम्रो त कोही सन्तानै छैन दाई, दिदीमा मै एउटा हो, हाम्रो कोही सन्तानै छैन, के गर्ने होला, कहाँ जाने। उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए। उम्मीद तो है, भगवान से ही उम्मीद है, हमारा फैमिली जल्दी से जल्दी मिल जाए दाई। यही तो बोल रहे हैं, कोई कहाँ है, कोई था छैन। तो नेपाल में बाढ़ का उफान अब उतर चुका है, लेकिन बाढ़ के बाद अब जिंदगी आंसुओं की धारा में डूबी हुई। नेपाल और चीन के तिब्बत सीमावर्ती इलाकों में परसों आई भयानक बाढ़ ने हंसते खेलते आशियानों को कब्रगाह बना दिया है। नुवाकोट समेत कई इलाके अब सिर्फ मलबे और गाद का ढेर बनकर रह गए। जहां कभी लोगों के आशियाने हुआ करते थे, जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां सिर्फ दलदल और खामोशी का राज है। उफान मारती ये मटमैली नदी अपने साथ मकान, दुकानें और सपने सब कुछ बहा कर ले गई। ज्यादातर इमारतें गाद के सीने में आधी धंस चुकी हैं और नुवाकोट की गलियों में अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। चारों तरफ फैला मलबा चीख चीख कर उस दर्द की गवाही दे रहा है जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। बेबस आंखें मलबे के ढेर में अपनों को तलाश कर रही हैं और हाथ लग रही है सिर्फ गीली मिट्टी, दलदल, कीचड़, मलबा और बिखरा हुआ सामान। कीचड़ में गाड़ियां यूं धंसी हैं मानो जिंदगी की रफ्तार ही थम गई हो और प्रभावित इलाकों में खाने पीने की किल्लत और बुनियादी सामान की भारी कमी हो गई है। राहत और बचाव दल जिंदगी की आखिरी आस जो है वो तलाशने के लिए कीचड़ से जंग लड़ रहे हैं, दलदल से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार बहता पानी, कीचड़ और मलबा हर कदम पर रुकावट पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर कुदरत के कहर ने एक पल में सब कुछ उजाड़ दिया है और तबाही से उपजे संकट से उबरने में यहाँ के लोगों को एक लंबा वक्त लग जाएगा। इस बीच नेपाल सरकार ने भीषण बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए तुरंत 20 अरब नेपाली रुपए जुटाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार वर्ल्ड बैंक से करीब 25 अरब नेपाली रुपए की मदद देने की तैयारी कर रही है। इस बीच भारत ने भी नेपाल को करीब 50 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं एशियाई विकास बैंक ने $5 मिलियन और यूनाइटेड नेशन ने नेपाल के लिए $2.5 मिलियन की आपातकालीन धनराशि जारी कर दी है। नेपाल ने भी $5 लाख की शुरुआती मदद अभी नेपाल को दे दी है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लापता अमेरिकी तीर्थयात्रियों के परिवारों का क्या है हाल। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भिक्षांदेही। ये लो गर्मा गर्म समोसा। ये समोसा तो ठंडा है। ये गरम गरम समोसे इतनी जल्दी कैसे ठंडे हो जाते हैं? आइए पूछते हैं प्यारे लाल जी हलवाई से। पता नहीं, शायद अच्छे कर्मों का प्रसाद है। उषा स्ट्राइकर, द सुपर फास्ट कूलिंग फैन। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और नेपाल में आई इस आपदा ने अनगिनत परिवारों की दुनियाओं को उजाड़ दिया है। तिब्बत के पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले अमेरिका के वर्जीनिया निवासी श्रीनिवास सुधीर रंगू और उनके 9 दोस्त अभी भी लापता हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि बुधवार सुबह से ही उनसे संपर्क टूट चुका है और भारत में जननी स्नेहा और उनके पति पिछले 3 दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं। अब घर पर मातम पसरा है। उनके आंसू थम नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है कि बुझती नहीं। I don't know. So it's 48 hours. What are they? Where are they? Right. So, of course, you will see that the family is supporting me, but everybody is taking turns in shedding their tears, wiping it off, and getting back to work. I have asked all my kids who are freshmen in the college to come back because I need somebody to sit down and start working for me. I need more phones. I need more laptops. So that's what the kids are doing for me. So 10 dads are out there and 20 kids are here for me working. So that's what I'm going through. But I'm surrounded by many who are behind this camera and everybody is just shedding tears, twice or thrice of what I'm trying to do. तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा।